हेलो दोस्तों, आपका अपना प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। अब हम लोग बात करते हैं भारत में यूरोपी का कैसे आगमन हुआ और किस तरह से भारत में यूरोपी धीरे धीरे आगमन के बाद व्यापारी से राजनीतिक और किस तरह से सत्ता को हथिया लिए और भारत में औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था की स्थापना कर दी, जिसमें आप देखेंगे कि यूरोपीय यात्रियों में सबसे पहले भारत में आने वालों में पुर्तगालियों का था, जिन्होंने व्यापार की दृष्टि से ही भारत में प्रवेश किया था। फिर डच वालों आए, अंग्रेज आए, फिर आपका डेनिश आए और लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो थोड़ा सा भारत में यूरोपियों का किस तरह से आगमन होता है और इस पर लगातार आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा भी है। तो चलिए, भारत के इतिहास की गतिविधि को केवल मुगलों से ही प्रभावित नहीं किया जा सकता। 15वीं शताब्दी के अंत में एक नितांत भिन्न और ये कह सकते हैं प्रकार के लोग बड़े बड़े जहाज़ों से भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आए थे। ये लोग कौन थे? ये जो पश्चिमी समुद्र पर आए थे उनका नाम था पुर्तगाली। इसका मतलब है कि ये लोग पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली में सबसे पहले जो है भारत में आने वाले लोगों में यदि नाम आता है तो किसका नाम आता है? पुर्तगालियों का नाम आता है। और ये पुर्तगाली जो है याद रखना है, ये सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। भारत में सबसे पहले आने वाले और 1498 वो एंट्री करते हैं। इसका नाम होता है वास्को डी गामा। ये पहला पुर्तगाली है जो जहाज़ से भारत के समुद्र तट पर पहुंचा था। और ये भारत के समुद्र तट पे कहाँ पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। कालीकट में पहला व्यक्ति पहुंचा था, वो भी केरल में। यहाँ पर एक राजा जमोरिन रहता था और वो उसका स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापार करने के लिए भारत आए थे। इस व्यापार से उनको बहुत अधिक लाभ हुआ। इसका मतलब है कि बहुत अधिक लाभ हुआ, जिससे वो अधिक संख्या में यहाँ आने और उन्हें प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाली से भारत तक की इस लंबी यात्रा में कई महीनों का समय लग जाता है, क्योंकि व्यापारियों को अफ्रीका की दक्षिणी नोक आशा अंतरिम जो है केप ऑफ गुड होप, मतलब जब पुर्तगाली वहाँ से आ रहे थे तो वो कहाँ से, किस रास्ते से आ रहे थे? तो जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का, वो अफ्रीका जो महाद्वीप का दक्षिणी नोक, मतलब इसे आशा अंतरिम भी बोलते हैं और इसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, का चक्कर काटकर वो आना पड़ता था। फिर भी वे आते थे और धीरे धीरे उन लोगों और छोटे छोटे भूभागों पर जो है ये क्या करते थे, अपना अधिकार कर लिया। इससे मालूम होता था कि ये उन क्षेत्रों पर जो है थोड़ा अधिकार कर लिया और वहाँ अपने कारखाने बना दिए और कभी वे भूमि को का मूल्य दे देते थे और कभी वे बलपूर्वक भी अधिकार कर लेते थे। पुर्तगाली व्यापारी अपने कारखानों और बंदरगाहों के निकट रहते थे। यही उनकी बस्तियाँ थी। जहाँ पुर्तगालियों की बस्तियाँ थी वहीं उनके धर्म प्रचारक भी रहते थे, जो भारतवासियों को ईसाई बनाने के लिए आते थे। और गोवा उनका प्राचीन उपनिवेश था, जिसको पुर्तगालियों ने सन 1510 में प्राप्त किया था। 1498 में आए थे और 1510 तक उसने गोवा पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये देखिए गोवा पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद ये देखिएगा, यूरोप से भारत आने वाले व्यापारियों में पुर्तगाली ही सबसे पहले नहीं थे। जैसा कि हमने देखा कि व्यक्तिगत रूप से यूरोपीय व्यापारी व्यापार के लिए भारत में विभिन्न भागों से यात्रा करके पहले भी कर चुके थे। वेनिस की यात्रा, जिसमें हम लोग बोलते हैं मार्को पोलो, एक मार्को पोलो की यात्रा, वेनिस की यात्रा। इसका मतलब है कि वेनिस की यात्री, जो वेनिस जो देश है वहाँ का यात्री था मार्को पोलो। ये सबसे पहला माना जाता है कि दक्षिण आया था, मतलब दक्षिण भारत में पहला समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? मार्को पोलो। समुद्री मार्ग मार्को पोलो आया था और इसने क्या किया था? निक्तिक रूस से ही आया था। निक्तिक भी एक आया था दूसरा, तो निक्तिक भी दे सकता है, रूस से आया था। और इसके बाद ये देखिएगा, ये विश्व के मैप है जहाँ से वो होकर सब आते थे, आया था। मिस्र का गणितज्ञ और ज्योतिर्विद, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? भूगोल वेत्ता,
क्लाउड टोनले जो दूसरी जो शताब्दी में वो भारत पे आया था। तो यहाँ पर देखिएगा उसने दक्षिण भारत, रूस वाले भी दक्षिण भारत पर यात्रा किए थे। दक्षिण भारत पर सब व्यापारी अकेले आते थे और जब पुर्तगाली आए तो वे समूहों में आए और बस्तियां बनाने के लिए उनको अपने सम्राट से भी अपने जो सम्राट से भी सहायता मिली थी। वे अपने साथ सैनिकों को भी लाते थे और विभिन्न क्षेत्रों में जीतकर वहां अपनी बस्तियां बनाते थे। यूरोप अन्य देशों में जो है 16वीं शताब्दी में व्यापारियों के साथ साथ अपने जहाज भेजे और व्यापार करने के उद्देश्य से अपनी बस्तियां बसाने की चेष्टा की। इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड, स्पेन से ये जहाज़ जो है कहाँ आती थी? भारत आती थी, आए और यूरोप के सभी देश केवल भारत से ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने लगे और ये उत्सुक भी थे और मुख्यतः यह व्यापार करने के लिए आए और उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना ही नहीं था, वे संसार की खोज करना भी चाहते थे और नए लोगों की सभ्यताओं से परिचय प्राप्त करना चाहते थे। ऐसा क्यों चाहते थे यह जानने के लिए हमने यूरोप में होने वाली सभी घटनाओं को जो है देखा, जिसमें आप देखेंगे कि यूरोपी जब अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर जब पुनर्जागरण का काल होता है तो वहाँ जब पुनर्जागरण के काल में ही जो है वो लोग क्या करते हैं, नई नई सभ्यताओं की खोज करना चाहते हैं। तो इसी को हम लोग इसकी वजह से वो भारत में आने का प्रयत्न किए, यहाँ की सभ्यता को जानने का प्रयत्न किए। केवल व्यापार करना ही उनका उद्देश्य नहीं था बल्कि व्यापार के साथ साथ वो चाहते थे कि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, जो भी सभ्यताएं हैं वो भी यूरोप तक पहुँच सके। तो ये देखिएगा यूरोप में पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण हुआ था। मतलब यूरोप में जो पहला पुनर्जागरण माना जाता है वो कब माना जाता है? इटली में जो है पहला पुनर्जागरण माना जाता है, जिसे रिनेसा क्या है? यूरोप का पुनर्जागरण है कहा जाता था। रिनेसा शब्द का अर्थ होता है पुनर्जन्म। यूरोप में अज्ञान के लंबे अंधकार का युग के बाद एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिससे कुछ ऐसी प्रवृत्तियां विकसित हुई जिनका संबंध हमारे आधुनिक जीवन और विचारधारा से है। रिनेसा आंदोलन में लोगों ने यूरोप को प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति फिर रुचि उत्पन्न हुई और लोगों को ध्यान ईसाई धर्म को आरंभ होने से पूर्व की यूनानी और रोम सभ्यता और संस्कृति की ओर भी गया। सभ्यताओं के इतिहास का दर्शन, साहित्य और कलात्मक उपलब्धियां भी इसका परिणाम स्वरूप रही हैं। तो इस तरह से यूरोप की सभ्यता जो है, इटली खुद छोटे छोटे अनेक राज्यों के शासक ही नहीं बल्कि धनी व्यापारी भी इस ज्ञान में रुचि लेने लगे, क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता थी और जो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, अरब वासियों के साथ वर्षों तक व्यापारिक संबंध के कारण अरब देशों की विद्या इटली, स्पेन पहुँच गई। इससे यूरोप निवासियों को जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक तीव्र हुई। जब उन्हें इस बात का भी ज्ञान हुआ कि भारत में जो है शास्त्रार्थ ऐसा भी विद्या है, तो उनको और ज़्यादा प्रभावित करने लगा। तो उसका भी एक रीज़न था भारत आने का, केवल व्यापार करने का ही रीज़न नहीं था, क्योंकि जब मेंस राइटिंग होती है ना तो उसमें देता है कि कौन कौन से रीज़न रहे होंगे। तो केवल एक आप रीज़न लिखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नंबर नहीं पाने वाले हैं। अब देखिए कम होने लगा। मध्य युग में यह प्रभाव बहुत अधिक था। ब्रह्मांड, ईश्वर, मनुष्य जीवन के संबंध में चर्चा में जो कुछ बतलाया जाता था उनको अब लोग पूर्णतः स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। व्यक्ति का विचारधारा अब उसको दिलाए गए विश्वासों पर निर्भर नहीं करती थी। उनकी विचारधारा का आधार वह था जो वह देखता था और अनुभव करता था। इस प्रक्रिया में से आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। विद्वान अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं का निरीक्षण करते और सभी वस्तुओं के साथ वैज्ञानिक प्रयोग भी करते थे और इस तरह से वह विश्वास नहीं करते थे। इसका मतलब है कि इस तरह से ग्रह, चंद्रमा, तारे, ये सब जो आकलन किया गया, तो आपने सुना होगा ये भारत के ही जैसे आर्यभट्ट थे, भास्कराचार्य थे, गुप्त थे, इसका मतलब है ब्रह्मगुप्त थे। इन लोगों ने इस तरह का ज्ञान उनके अंदर था जिसकी वजह से वो लोग खुद यहाँ आकर्षित होते हैं। अपने चारों ओर संसार का बुद्धिमानी से अध्ययन करने का ज्ञान प्राप्ति हो सकती थी। जिन विद्याओं को पाने के लिए वो आकर्षित होते थे और इसका अर्थ था कि मनुष्य को विश्व केंद्र के रूप में देखना और उसको विशेष महत्व प्रदान करना। रिनेसा
मतलब जो पुनर्जन्म युग था उसके विचारक पर विशेष बल देते थे और ज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया और साथ ही सहयोग और सामूहिक भावना को विकसित पर बल दिया गया और इस ताकि लोगों की भलाई हो सके। तो अब देखिएगा उत्तरी ध्रुव पर जो लोग रहते थे, उत्तरी ध्रुव से भी ये लोग क्या करते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र से एशिया और उत्तरी अमेरिका और इन सब देशों में, ये देखिएगा ये किस तरह से इन सब देशों में लोग पहुंचते थे। यहाँ पर देखिए आपका यूरोप है, यूरोप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप से पहुंचा जो है दक्षिणी अमेरिका। तो ये कौन थे, यूरोपी वाले थे। इसका मतलब है कि इधर जो यूरोप है, यूरोप के लोगों ने इस तरह का कल्चर ढूंढने के लिए दुनिया के अन्य देशों की यात्रा की, जिसमें यहाँ पर देता है कोलंबस मार्ग 1492। उसने जो है भारत की खोज करने और वहाँ की संस्कृति को जानने के लिए प्रयास किया, तो चला गया उत्तरी, फिर बाद में 1494 में दक्षिणी अमेरिका गया। वास्को डिगामा का मार्ग जो है 1497 में जो था वो अफ्रीका होते हुए गया। मैकलेन और एक्लानो का मार्ग 1519 और 21 में इस तरह से मार्ग जो है बढ़ता रहा और इस तरह से यूरोप के लोग एशिया और अन्य देशों में जो है आना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा, और ये देखिए करनी चाहिए ऐसा ईश्वर का आदेश है, बल्कि इसलिए वे सब मनुष्य हैं। ज्योतिष विद्या का विकास रिनेक्सा युग का विचारधारा का परिचय प्राप्त होता था। ज्योतिष विद्या उस समय भारत में काफ़ी प्रचलित थी, तो उनको एक और जो है प्रेरणा थी कि हम लोग भी ज्योतिष विद्या को जान सके। विचारधारा का परिचय था और 15वीं शताब्दी में पोलैंड के एक दार्शनिक कॉपरनिकस ने एक नया क्रांतिकारी सिद्धांत संसार के सामने रखा। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या थी, एक नई विद्या थी और ज्योतिष विद्या थी, और उसका यह सिद्धांत क्रांतिकारी समझा गया क्योंकि अभी तक चर्च का कहना था कि पृथ्वी ईश्वर ने बनाया था, अतः पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। गणित और गणना से कॉपरनिकस ने अपने सिद्धांत से उसी प्रकार सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया जिस प्रकार भारत में कई शताब्दियों पूर्व आर्यभट्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट ने इसकी गणना की थी। इसका मतलब है कि आर्यभट्ट ने किया था। 17वीं शताब्दी के आरंभ में इटली ज्योतिष और वैज्ञानिक गैलीलियो ने इसी तथ्य को सिद्ध किया और परिणाम स्वरूप एक सैद्धांतिक गणना के आधारित नहीं थे, लेकिन निरीक्षण प्रयोगों को विधि का प्रयोग और दूरबीन का आविष्कार उन्हीं दिनों हुआ था। गैलीलियो द्वारा ही दूरबीन का आविष्कार हुआ था। दूरबीन से सूर्य और अन्य ग्रहों को देखा जा सकता है। फिर अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचा। गैलीलियो ने यह कार्य बड़ा महत्वपूर्ण था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वह वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर रहा था और वह चर्च के ज्ञान को असत्य घोषित करके उसको चुनौती भी दे रहा था। उसने चर्च के साथ उसका जो संघर्ष था वो देखिएगा आरंभ हुआ और चर्च ने उसको यह घोषित करने के लिए विवश कर दिया कि उसके सिद्धांत वो ठीक नहीं थे। यद्यपि ठीक था और किंतु निरीक्षकों और प्रयोगों द्वारा इसे प्राप्त यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा। परिणाम स्वरूप क्रमशः वैज्ञानिकों की जो है खोज की गई। तो ये सब कुछ जो है यूरोप वासियों के प्रभावित, जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग यूरोपवासी देश पुनर्जागरण पर कार्य करने लगे, जिसमें रेनेक्सा युग कहा जाता है। और इस युग के जरिए जो है लोग नए खोजों के लिए भारत या अन्य देश आना प्रारंभ हो गए। ठीक है, अब देखिएगा ये बातें करता है, लेकिन वह एक कलाकार भी था और वैज्ञानिक भी था। उदाहरण के लिए जब उसे कार्यशैली व्यक्तियों का चित्रण करना होता था तो वह पहले शरीर की मांसपेशियां और व्यक्ति की क्रियाओं से प्रभावित था और उसने जो है प्रभाव था, अध्ययन किया। विज्ञान में रुचि होने के कारण उसने अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया। उड़ने वाली मशीन का आविष्कार प्रयत्न उसका सबसे अधिक रोमांचक प्रयोग हुआ। सारे संसार में लोग पक्षियों को उड़ते देखते थे और उसके मन में भी उन्हीं की तरह उड़ने की इच्छा थी। और इस तरह से इन साहित्य, जैसे हम लोग भारत में इसकी कल्पना उड़न खटोला से की गई थी। तो उड़न खटोला का मतलब था लोगों के अंदर एक प्रेरणा दिया कि
जो हमारा समय बीत चुका था, इसका मतलब है कि कभी ऐसा भी समय था जब लोग एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाते थे और एक मशीनरी द्वारा, जिससे आप देखेंगे कि अनुसंधान युग, रिनेक्सा के ही विचार से अनुसंधान युग हुआ, शहर फैल गए, लोग डेवलपमेंट के कार्यों को करने लगे। और यूरोप के दो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपका वास्को डी गामा है। यूरोप के दो कारणों से एशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखना आवश्यक, मसालों की आवश्यकता पड़ती थी और मांस का समय उस समय उपयोग में लाए जाने वाले योग्य बनाए रखने के लिए। मसाला, दरअसल ये लोग मांस को खाने वाले जो थे उन लोगों ने मसालों का प्रयोग करते थे और इस तरह से अब ये लोग अरब के साथ साथ भारत से भी व्यापार करने के लिए आए। यूरोपीय मानचित्रों में यदि हम लोग देखें तो इन स्थानों से ये तो पता चल जाता है कि इनका जो उद्देश्य था केवल व्यापार करना नहीं था, बल्कि एक नए युग की खोज करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। तो अब यहाँ पर हम लोग सीधे कह सकते हैं वास्को डी गामा दक्षिणी अमेरिका का अस्तित्व ज्ञान नहीं था, तो उसमें वहाँ पे कोलंबस ने उसकी खोज की। नई खोजों का युग भी आरंभ हो गया इसी के साथ, और इस तरह से यूरोप के बंदरगाहों में विभिन्न दिशाओं की ओर जहाज चलने लगे। यहाँ तक कि पुर्तगाली आए। 1488 में वार्थोलोगस डियास नामक एक अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट तक यात्रा किया। उसी ने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ से जो है वह अफ्रीका के दक्षिणी नोक आशा अंतरिम केप ऑफ गुड होप तक गया और 10 वर्ष बाद वास्को डी गामा ने डियाज के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा पूर्वी समुद्र तट पर जारी रखी और यही कारण था कि 1498 में वो भारत पहुंच जाता है। और इससे पहले एक स्पेन का यात्री था जिसने भारत की खोज करने के लिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, वह प्रयास तो किया लेकिन वह क्या किया, खोज नहीं सका। वह दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी। देखिए यहाँ पर कोलंबस जो है दक्षिणी अमेरिका और इंडिया खोज करने गया था 1492 और 1494 में, दो देशों की खोज किया। 97 में वो कह सकते हैं वेस्पुसी ने भी अमेरिका की यात्रा की। अब तक उस समय भूगोलवेत्ता जान गए थे कि वह अमेरिका महाद्वीप था, एशिया नहीं है। नामकरण अमेरिका जो है वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका पड़ा। बाद में 1519 में जब मैगलन ने संसार के चारों ओर समुद्र यात्रा की तो अमेरिकी महाद्वीपों का अस्तित्व सिद्ध हो गया। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया कि अमेरिका की खोज किया और भारत की रचनात्मक जो है खोज प्रारंभ हो गए। और ऐसे में लगातार लोग आते गए, जिसमें आप देखेंगे कि लोगों के आने का जो क्रम रहा वो भी एक महत्वपूर्ण रहा, जिसमें आप पुर्तगाली, डच, ठीक है, अंग्रेज, ये सब, यहाँ तक कि स्पेन और पुर्तगाल में ही दिशा सूचक यंत्र का जो है प्रारंभ हो गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कंपास से दिशा की जानकारी लेते थे। तो दिशा सूचक यंत्र को क्या बोला जाता था, कंपास कहा जाता था, ठीक है। और समुद्र तट की सेनाओं को कमज़ोर या समुद्र तट का अध्ययन भी होता था। इस तरह से जो है पारंपरिक वस्तु केंद्र भारत जो है बन गया, पारंपरिक वस्तु केंद्र बन गया। और इस पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखें तो इस पीडीएफ को हम आप ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे किस तरह से ये लोग व्यापार करते हैं और ये सब कुछ पॉइंट वाली व्यवस्थाएं जो आप पीडीएफ में थोड़ा सा इसको रिवीजन मार लेंगे तो हो जाएगा। और आप एग्ज़ाम फास्ट जो है, एग्ज़ाम फास्ट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में ये पीडीएफ पहुंच जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।